नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो अब हम AIE के जो MCQs हैं वो 51 से 50 क्वेश्चंस तक हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में ये हमारा 51 से 100 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहना है। अच्छा लगे तो दोस्तों को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं उस क्वेश्चन को देख लूँगा। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडी अल्टम पार्टम का मतलब क्या होता है। ऑडी अल्टम पार्टम का क्या मतलब होता है, तो ये हमें पता ही होना चाहिए कि दोनों पक्षों को सुना जाना। न्याय जब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम दोनों पक्षों को न सुन सकें। ये नेचर लॉ का, ये नेचुरल जस्टिस का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है। ये फंडामेंटल राइट की इन्फॉर्मेशन। अगर लीगल एड का प्रावधान कहाँ मिलता है, तो लीगल एड का प्रावधान हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 39A में। विधिक सहायता आपको कहाँ मिलेगी, 39A में। इंडियन पेनल कोड IPC किस साल लागू हुआ था, तो ये 1860 में ये लागू हुआ था। रेस जुडिकाटा किससे जुड़ा हुआ है, तो रेस जुडिकाटा हमारा सिविल प्रोसीजर से जुड़ा हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भारत में कब आया, तो इन्फॉर्मेशन एक्ट भारत में कब आया, 2005 में। रेट ऑफ हैवियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है, तो रेट ऑफ हैवियस कॉर्पस का उद्देश्य है गलत तरीके से हिरासत में से मुक्ति। एविडेंस एक्ट की धारा 24 किससे संबंधित है, तो एविडेंस एक्ट की धारा 24 कन्फेशन स्वीकृति से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 1872 में लागू हुआ था। कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है, देखिए सस्पेंड किया जा सकता है कब, इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है, तो आर्टिकल 90। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करता है, तो हिंदी को कौन सा आर्टिकल जो है आधिकारिक भाषा घोषित करता है, वो आर्टिकल 343। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 1882 में लागू हुआ था। इंडियन पेनल कोड में सेडिशन राजद्रोह किस सेक्शन में है, तो ये राजद्रोह कहाँ था हमारा, 24A में। लेकिन अब BNS में इसको हटा दिया गया है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे लिमिटेशन एक्ट 1963 में सामान्य अपील की सीमा कितने दिनों की होती है, तो सामान्य अपील की सीमा हमारी कितने दिनों की होती है, 30 दिनों की। कैविएट की परिभाषा CPC की किस धारा में है, कैविएट जो भी लोग CPC कर रहे हैं, CPC की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कैविएट के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए।
ऑप्शन बी है हमारा सेक्शन 148A। अब कैविएट को इसमें धारा में परिभाषित तो किया गया है, लेकिन कैविएट की समय सीमा क्या होती है, कितने दिन तक के लिए दायर किया जाता है कैविएट, ये आपको टाइम पीरियड हमें कमेंट में बताना होगा। आप टाइम पीरियड इसका कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार भारत में वयस्कता की आयु कितनी है? तो भारत में वयस्कता की आयु कितनी है? 18 वर्ष। डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट की किस सेक्शन में है? तो एविडेंस एक्ट के हमें पता था कि 32 क्लॉज 1 में है डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन अब बीएनएस में कहाँ है? अब बीएनएस में डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ है? तो अब है हमारा सेक्शन 26A कहेंगे, हम बन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 22 हैं, 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल किया गया है, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारे? 12। कितनी थी? 12 नहीं, 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। अब तक 8 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं, सिंधी, ठीक, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 4 ये हो गई, और BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 8 भाषाएं अब तक जोड़ी जा चुकी हैं, ठीक है। आगे हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवाद का समाधान, ये है। रेशियो डिसेंडाई का अर्थ क्या है? तो रेशियो डिसेंडाई का अर्थ क्या है? कानून का आधारभूत सिद्धांत है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविज़न किस पार्ट में है? इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब आपात उपबंध, तो ये पार्ट 18 में है, भाग 18 में है, तो ये भाग 18 में, ठीक। आगे है एक्टस रियस किससे संबंधित है? तो एक्टस रियस किससे संबंधित है? अपराध की शारीरिक क्रिया से। एक्टस रियस संबंधित है अपराध की शारीरिक क्रिया से। नेक्स्ट है हमारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति CRPC के सेक्शन 44 के अंतर्गत होती है। अब CRPC के सेक्शन 44 के अंतर्गत होती है, लेकिन BNSS के किस सेक्शन के अंतर्गत होती है? तो BNSS के सेक्शन 18 के अंतर्गत होती है, ठीक। आगे है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया। आगे है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट का प्रावधान है? तो कितने प्रकार की रिट का प्रावधान है? 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। आगे है, इंडियन पेनल कोड कई धारा 375 किस अपराध से संबंधित है? तो ये रेप से संबंधित है। आगे है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह के लिए न्यूनतम आय पुरुष के लिए कितनी है? तो विवाह के लिए न्यूनतम आय जो पुरुष के लिए वो 21 वर्ष है। आगे है, मेंसरिया का अर्थ क्या है? तो आपराधिक मन, तो अपराध करने की मानसिक स्थिति, ये मेंसरिया का अर्थ है। आगे, लोक अदालत का गठन किस एक्ट के अंतर्गत होता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। लोक अदालत सब लोग सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि लोक अदालत का गठन किस एक्ट के अंतर्गत होता है। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत होता है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये कब हुआ? पारित हुआ था ये 1987 में। 1987 से ये लोक अदालत का सिस्टम चल रहा है। ये एक्ट उस समय लागू हुआ था, उसके बाद से लोक अदालत इसी एक्ट के अंतर्गत LSA, ठीक है।
आगे है फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का अध्यक्ष कौन था। देखिए प्रथम लॉ कमीशन की बात की गई है इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है। तो MC शीतलवाड़ थे ये कब थे MC शीतलवाड़। ये प्रथम लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब लागू हुआ था हमारा, ये 1951 में, सॉरी 1955 में, 1955 में ये फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। लेकिन अगर इससे पहले हम फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें स्वतंत्रता से पूर्व अगर बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, तो वो कौन थे। विधि आयोग की स्थापना उस समय हुई थी 1834 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल 44। आगे है टॉर्ट लॉ में वैकेरियस लायबिलिटी किससे संबंधित है। तो टॉर्ट लॉ में वैकेरियस लायबिलिटी किससे संबंधित है, प्रिंसिपल को एजेंट के कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराना। आगे है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस एक्ट में परिभाषित है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आकस्मिक अनुबंध होता है ये। तो ये किस में परिभाषित है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऊपर चला गया। आगे हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार जुवेनाइल की आयु सीमा क्या है। तो 18 वर्ष तक की है ये जुवेनाइल की आयु सीमा। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किससे संबंधित है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो इनकम टैक्स एक्ट कब लागू हुआ था हमारा, 1961 में। आगे इंडियन पेनल कोड की धारा 420 किससे संबंधित है, चीटिंग से संबंधित है ये 420 चीटिंग से, छल से संबंधित है। क्यू फैसेट पर एलम फैसेट पर से का क्या अर्थ है। क्यू फैसेट पर एलम पर से का क्या अर्थ है, जो दूसरों से करवाता है वह खुद करता है, ठीक है। ये एक मैगजिम है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, AIU में ज़्यादातर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया था। तो 51 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट में कि 10th शेड्यूल कब जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल कब जोड़ा गया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। आगे है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये कब हुआ था लागू, ये सन 2000 में हुआ था। आगे डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस किससे संबंधित है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस किससे संबंधित, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से। आगे है इंडियन पेनल कोड की धारा 141 किससे संबंधित है, अनलॉफुल असेंबली से संबंधित है, अनलॉफुल असेंबली। आगे है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्पेशल लीव पिटीशन SLP से संबंधित है। तो अनुच्छेद कौन सा है हमारा 136, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है स्पेशल लीव पिटीशन की। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किससे संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किससे संबंधित है हमारा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉसेस को हटाना। आगे है डबल जियोपार्डी किस आर्टिकल में। तो डबल जियोपार्डी किस में है, आर्टिकल 20(2) और 20(2) कहता है हमारा कि किसी भी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 96 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट किस मॉडल पर आधारित है। तो UNCITRAL ये इस पर आधारित है। आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में
पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा किस सेक्शन में है? तो ये है सेक्शन 2H में। इंडियन पेनल कोड की धारा 355 ये रिपीट हो गया है, लेकिन इसमें किस वर्ष में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था? ये 2013 में ये महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, बार बार आ गया है। पर इनक्यूरम का अर्थ क्या है? तो पर इनक्यूरम का क्या अर्थ है? कानून के विपरीत निर्णय। कानून के विपरीत निर्णय पर इनक्यूरम का अर्थ है। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा 100। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन देता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 143। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होंगे, जो भी कानून होगा, वो सभी भारत के जितने भी, इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी न्यायालय हैं, उन सभी पर लागू होगा। उन सभी पर क्या हुआ? लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।